तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव का पहला सर्वे हुआ जारी। पहले ही सर्वे में पूर्ण बहुमत कांग्रेस की बन रही है केंद्र में सरकार। बीजेपी का हो रहा है सूपड़ा साफ, मोदी अमित शाह को लगा झटका। गाजा पट्टी में नहीं रुकेगा युद्ध, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ठुकराया अमेरिका हमास का प्रस्ताव, कहा जंग गाजा में रहेगी जारी। लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया तेली, कहा तेली जाति में पैदा हुए हैं मोदी, खुद को बताते हैं ओबीसी। भारतीय मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना मोदी सरकार को पड़ेगा भारी, अमेरिका ने मोदी को लगाई फटकार, कहा मुसलमानों के तत्काल बनवाए घर। बीजेपी में जयंत चौधरी के जाने से नहीं पड़ेगा कोई भी फर्क, राम गोपाल यादव ने कर दिया ऐलान, कहा जाट नहीं देते जयंत चौधरी की पार्टी को वोट। हल्द्वानी में मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चलाना बीजेपी सरकार को पड़ा भारी, मुसलमानों ने दौड़ा कर पुलिस को पीटा, थाने में घुसकर कई वाहनों को फूंका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही सर्वे में कांग्रेस की केंद्र में बनी सरकार। बीजेपी का हो रहा सूपड़ा साफ, राम मंदिर का नहीं हुआ बीजेपी को फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पहला सर्वे जारी हो गया है। इस सर्वे में पूर्ण बहुमत की केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि भाजपा सत्ता में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा चुनाव आज होते हैं तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 70 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि 10 सीटें ही मात्र बीजेपी को मिल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए जो सर्वे जारी हुआ है उस सर्वे ने बीजेपी की खटिया खड़ी कर दी है। इस सर्वे से साफ पता चलता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बना रही है और भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। आपकी राय दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताएं, 2024 के चुनाव में कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा में नहीं होगा संघर्ष विराम, इजराइल पीएम नेतन्याहू ने ठुकराया अमेरिका और हमास का प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के दबाव को ठुकरा दिया है और गाजा में युद्ध विराम की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है, जो फिलिस्तीनी हमास द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने कहा कि हम हमास समूह पर पूर्ण जीत के अलावा इजराइल के सुरक्षा मुद्दों का कोई समाधान नहीं करेंगे। उन्होंने अमेरिका की बात मानने से इनकार करते हुए गाजा पट्टी में युद्ध विराम रोकने से इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री को हमास के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव पर हमास ने कहा था कि अगर इजराइल हमारा यह प्रस्ताव मान लेगा तो हम इजराइल के सभी बंधकों को छोड़ देंगे, लेकिन इजराइल ने यह प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने बताया तेली। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर नई बहस छेड़ दी है, जिससे पूरी भाजपा में हड़कंप मच गया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्म ओबीसी वर्ग में नहीं हुआ था, वे गुजरात की तेली जाति में पैदा हुए हैं। इस समुदाय को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी का टैग दिया था, उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ था। केंद्र की बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कभी जातीय जनगणना नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका जन्म ओबीसी में नहीं हुआ है, उनका जन्म सामान्य जाति तेली में हुआ है। यानी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को तेली बताया है। आपकी राय इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना बीजेपी सरकार को पड़ेगा भारी, अमेरिका ने नाराजगी जताते हुए तुरंत घर बनवाने का दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय मुसलमानों के घरों पर लगातार बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर चले हैं और इन्हीं बुलडोजर की कार्रवाई करना बीजेपी और मोदी को भारी पड़ गया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए भारतीय मुसलमानों के घरों, कारोबारों और उपासना स्थलों के व्यापक और गैर कानूनी विध्वंस को लेकर तत्काल रोकने की
मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक संगठन ने बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 128 बुलडोजर कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ हुई है और इससे 600 से अधिक मुसलमान प्रभावित हुए हैं। अमेरिका के मानवाधिकार संगठन ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए तत्काल इन मुसलमानों को घर बनाकर देने की बात कही है और कहा है कि इनके उपासना स्थलों, इनके मंदिरों मस्जिदों पर बुलडोजर ना चलाया जाए। तो मोदी सरकार बुरी तरीके से बुलडोजर चलाने को लेकर फंस गई है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम गोपाल यादव ने किया दावा, जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने पर बड़ा बयान दिया है। राम गोपाल यादव ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि जयंत चौधरी के जाने से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा से नजदीकी पर सपा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरएलडी का जो बेस वोट था वह भाजपा में चला गया है और जयंत चौधरी को कोई भी व्यक्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अगर वो भाजपा में गठबंधन कर लेंगे तो ठीक रहेंगे, क्योंकि उनको वैसे भी वोट नहीं मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हल्द्वानी में मदरसे और मजहार पर बुलडोजर चलाना बीजेपी सरकार को पड़ा भारी। मुसलमानों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कई वाहनों को भी फूंका। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार लगातार मुसलमानों के मदरसे और मजहारों पर बुलडोजर चला रही है और इसी कड़ी में हल्द्वानी में भी बीजेपी सरकार ने बुलडोजर मुसलमानों के मदरसे और मजहार पर चलाना सोचा, लेकिन यहां पर बीजेपी सरकार को मुसलमानों के मजहार और मदरसे पर चलाना भारी पड़ गया, क्योंकि आपको बता दें कि मुसलमानों ने हल्द्वानी में बुलडोजर लेकर आई पुलिस पर पथराव कर दिया और पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं आपको बता दें कि थाने में घुसकर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस के कई वाहनों को फूंका और जमकर पिटाई लगाई, जिसके बाद पुलिस थाना छोड़कर भाग गई। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला थाना बन फूलपुरा का है, क्योंकि यहां पर लगातार बीजेपी सरकार मुसलमानों के घरों, मदरसों और मज़ारों पर बुलडोजर चला रही है और इनको अवैध बता रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन में मस्जिद बनाने पर सरकार हुई सख्त, जारी किए नए दिशा निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के सिंजियांग प्रांत में दोबारा धार्मिक प्रार्थनाओं पर राज्य के नियंत्रण से जुड़ा आदेश जारी किया गया है। प्रांतीय सरकार ने मस्जिद बनाने के ढंग और उसकी डिजाइन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सिंजियांग में होने वाले किसी भी निर्माण में चीनी स्थापत्य की विशेषता का होना अनिवार्य होगा। सिंजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों का अधिकारियों द्वारा जारी नियमों के तहत चीनी स्थापत्य शैली की विशेषता का अपनाना होगा। यानी आपको बता दें कि जो मस्जिदें चीन में बनाई जाएंगी वो मस्जिदें चीन की जो सभ्यता है उसके तरह ही बनाई जाएंगी, ना कि गुम्बद की तरह। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बदल सकती है तस्वीर। जेडीयू का एक, बीजेपी के 2 विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होने वाला है। उससे पहले बिहार में संभावनाओं की सियासत को हवा मिल रही है। भाजपा और जेडीयू का दावा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, वहीं राजद का दावा है कि जेडीयू के 17 विधायक लापता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी पटना में ही अपने सभी विधायकों की रहने की हिदायत दी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों ने हैदराबाद में डेरा डाला हुआ है। सियासी दाव पेच के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेडीयू का 1 और भाजपा के 2 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिलेगा तो अपनी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। जेडीयू के एक विधायक ने तो खुलेआम लोकसभा चुनाव की बात लड़ने की कह दी है, जो बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनोई का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ ब्लॉक। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनोई के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। मेटा प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एएफपी को इसकी जानकारी दी है कि अयातुल्ला अली खामनोई के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इन ऐप्स के गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा था। बता दें कि ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है। वहीं अयातुल्ला अली खामनोई कई सोशल मीडिया के जरिए भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। अयातुल्ला अली
अली खामनोई ने गाजा पर इजराइल की बमबारी के साथ साथ यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में शिपिंगों पर हमले के खिलाफ फिलिस्तीनी जवाई कार्रवाई का भी सार्वजनिक रूप से समर्थन किया था। 35 साल से ईरान की सत्ता पर काबिज खामनोई के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 50 लाख फॉलोवर्स हैं। बताते चलें कि हमास को अमेरिका द्वारा एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है, जबकि ईरान इसको संगठन आतंकी नहीं मानता है। शाहजहां के 369वें उर्स के आयोजन से 3 दिन पहले एक हिंदू संगठन ने आगरा सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर उर्स के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ता अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी ताजमहल के अंदर उर्स को चुनौती दी है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख 4 मार्च तय की है। हिंदू संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता